हिस्टोरिकल एज में स्टोन एज से रिलेटेड 15 से ज़्यादा क्वेश्चंस एसएससी में आ चुके हैं। संग्राम 2.0 27,000 प्लस क्वेश्चंस का एक कंपाइलेशन हमने प्रिपेयर किया है और सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज उन सभी को हमने अलग अलग पार्ट में बांट दिया है। हेलो एवरीवन, दिस इज अरुणेश फ्रॉम डीएलएस। हाउ आर यू ऑल ऑफ यू? चलिए नेक्स्ट सेशन को स्टार्ट करने से पहले इस टॉपिक को एनालाइज कर लेते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस आ चुके हैं वो देख लेते हैं। 2017 से 2023 के बीच में एसएससी के वेरियस एग्जाम्स में सीजीएल टायर 1 टायर 2 में वैदिक कल्चर से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस आ चुके हैं। सीएचएसएल टायर 1 टायर 2 में 7 क्वेश्चंस आ चुके हैं। एसएससी एमटीएस में सिंगल क्वेश्चन है, जीडी में सिंगल क्वेश्चन है, सीपीओ एसआई में 2 क्वेश्चन आए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, और एसएससी जेई में 1 क्वेश्चन आया इस टॉपिक से रिलेटेड। सिलेक्शन फेज 11 में टोटल 4 क्वेश्चंस आए हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो देख लेते हैं कि लगभग 25 के आसपास क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड आ चुके हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने है। इंडिया वॉज नेम्ड भारत आफ्टर भरत जन इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास इन द फर्स्ट मेंशन ऑफ दिस पर्सन फाउंड। भरत जन के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया, इनमें से किस वेद में इस जन का सबसे पहले उल्लेख मिलता है? तो आज की डेट में इंडिया का नाम एक्चुअल में जो प्राचीन नाम है वो भारत है। इसको आर्यव्रत, भारत कई नामों से जाना जाता है, लेकिन जो भारत सबसे फेमस नाम है हमारी कंट्री का, उसका नाम ऋग्वेद में मेंशन्ड एक जन है जिसे हम भरत जन के नाम से जानते हैं। उस नाम से इस देश का नाम पड़ा है, इंडिया का नाम भारत पड़ा है, भारत रखा गया है। ऋग्वैदिक समाज में जन शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में बहुत बार उल्लेख मिलता है, और खासकर एक वर्ड पंचजन या 5 जन्य शब्द का उल्लेख बार बार मिलता है ऋग्वेद में, और उस आधार पर विद्वानों का मानना है, फेमस हिस्टोरियन मानते हैं कि ऋग्वेद में जो जन शब्द है वो आर्यों की सबसे बड़ी यूनिट थी, यानी सबसे बड़ी इकाई थी। यानी आर्य जो उस समय का सामाजिक व्यवस्था थी उसमें परिवारों में, फिर गांवों में, और फिर जो है आगे एक और इकाई में बटा हुआ था जिसे हम विश्व बोलते हैं, और उसके बाद में जन में बटा हुआ था। ऐसे 5 जनों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जिनमें से सबसे फेमस जन भरत जन था, और उसी के नाम पर अपने देश का नाम भारत रखा गया है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। और ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है। एसएससी सीजीएल 2023 में आया है, और इसके अलावा एसएससी सिलेक्शन फेज 11 2023 में भी ये रिपीट हुआ है। तो इस तरीके से आपको ट्रेंड पर ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे क्वेश्चंस जो एसएससी में रिपीट होते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। द आयरन एज is so named because during this time iron began to be used primarily for tools and weapons in central east, eastern and south eastern Europe of। थोड़ा सा मिस है, कहीं टाइपिंग मिस्टेक है, बीच में डैश होना चाहिए था। तो लोह युग को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व यूरोप में औजारों और हथियारों में मुख्य रूप से डैश ने जगह ले ली थी लोहे की जगह पर, तो लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। तो लोहे से पहले किस धातु का यूज टूल्स के तौर पर या वेपन्स के तौर पर होता था? तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ब्रॉन्ज मेटल का यूज, कांस्य धातु का यूज लोह युग से पहले होता था। इंडिया के संदर्भ में भी देखें तो इंडिया के संदर्भ में भी आप देखोगे तो लोहे से पहले भारत में कांस्य धातु का यूज हो रहा है। तांबे से लोग परिचित हैं, कॉपर से परिचित हैं, टीन से परिचित हैं, कांस्य से परिचित हैं, सोने से, चांदी से परिचित है। लेकिन लोह युग जो है, आयरन एज की हम बात करें तो इंडिया में 1000 बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह से 1000 साल पहले इंडिया में सबसे पुराने एविडेंस मिलते हैं। किस चीज़ के? तो आयरन मेटल के मिलते हैं। आयरन मेटल के सबसे पुराने एविडेंस किस एक्सकावेशन में, किस खुदाई में मिलते हैं? तो मिलते हैं अतरंजी खेड़ा में। अतरंजी खेड़ा आजकल के उत्तर प्रदेश में है, और यहाँ पर सबसे पुराने खुदाई के अवशेष मिलते हैं लोहे के। उससे पहले लोहे की जानकारी नहीं थी। बढ़ेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास द दाशराग्य वॉर ऑफ 10 किंग्स इज मेंशन्ड। तो इनमें से किस वेद में दाशराग्य युद्ध, जो 10 राजाओं का युद्ध है, उसका उल्लेख मिलता है?
तो 10 राजाओं का युद्ध ऋग्वेद से संबंधित है। ऋग्वेद का जो 7th चैप्टर है, 7वां मंडल है, उसमें हमें दाश राग युद्ध की जानकारी मिलती है कि दाश राग युद्ध एक फेमस युद्ध हुआ था। कहां पर हुआ था? तो वो पुरुषनी रिवर के तट पर हुआ था। और किस किस के बीच में हुआ था? तो भरत जन जो हमने पहले किया है उसका शासक था सुदास, उसके बीच और किसके बीच हुआ था? 10 किंग्स के बीच में हुआ था, जिसे दाश राग युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध के लिए भी फेमस स्टोरी दी गई है 7th मंडल में कि वशिष्ठ और विश्वामित्र का उल्लेख मिलता है। यानी भरत जन का पुरोहित विश्वामित्र था, उसे हटाकर उसकी जगह पर वशिष्ठ ऋषि को पुरोहित बना दिया गया। तो विश्वामित्र ने नाराज होकर 5 दस्यु राजाओं को इकट्ठा किया और 5 दास राजाओं को इकट्ठा किया और उनको भरत जन के खिलाफ युद्ध करवाया। इन 10 के 10 शासकों को पराजित किया था भरत वंश के शासक सुदास ने। उसी को हम दाश राग के वॉर के नाम से जानते हैं और ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। 2023 में सीजीएल में ये क्वेश्चन आ चुका है। बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। विच ऑफ द 4 वेदास कंटेन्स द कलेक्शन ऑफ मैजिक स्पेल्स एंड तंत्र मंत्र टू वार्ड ऑफ एविल स्पिरिट एंड डिजीज? 4 वेदों में से किस में बुरी आत्माओं बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र और तंत्र मंत्र का संग्रह है? तो वो संग्रह है अथर्ववेद में। अथर्ववेद चौथा वेद है, सबसे लास्ट वेद है, जिसे अथ अंगिरस वेद के नाम से भी जाना जाता है और ब्रह्म वेद के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो इसका पुरोहित था वो ब्रह्मा नाम का पुरोहित होता था, इस वजह से इसे ब्रह्म वेद के नाम से भी जाना जाता है। और वैदिक परंपरा के अनुसार मूल वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद माने जाते हैं, इसलिए इन तीनों को इकट्ठा त्रयी कहा जाता है या वेदत्रयी कहा जाता है। और अथर्ववेद को बहुत बाद में वैदिक साहित्य में शामिल किया गया था, इस वजह से इसको त्रयी में शामिल नहीं किया जाता। मूल वेद 3 माने जाते हैं इतिहास के अकॉर्डिंग, और अथर्ववेद में जादू टोना, भूत प्रेत, आयुर्वेद की हमें जानकारी मिलती है, ऐसा विद्वानों ने कहा है। एसएससी सीजीएल में 2023 में ये क्वेश्चन आ चुका है। बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। वॉज द मेन सोशल यूनिट ऑफ द आर्यंस? आर्यों की मुख्य सामाजिक इकाई क्या थी? आर्य जो सामाजिक व्यवस्था थी, इनकी इकाई जो थी, यूनिट्स जो थी, कई पार्ट्स में बटी हुई थी। इनकी सबसे स्मॉल यूनिट जो थी वो कुल कहलाती थी। इनकी सबसे स्मॉल यूनिट, जिसको हम कुल या परिवार के नाम से जानते हैं, फैमिली के नाम से जानते हैं, जिनका लीडर जो है, प्रधान जो है, वो कुलप के नाम से जाना जाता था। उनसे बड़ी इकाई बहुत से परिवारों को, बहुत से कुल को मिलाकर ग्राम, जैसे कि आजकल गांव विलेज होते हैं, उसमें ये बांट दिया गया था। और इसका फेमस लीडर जो है वो ग्रामनी नाम का व्यक्ति होता था। और बहुत से गांवों को मिलाकर एक और यूनिट बनी थी जिसे विश के नाम से जाना जाता है, और इसका प्रमुख विशपति कहलाता था। और बहुत से विश को मिलाकर जो है एक जन बनता था, जिसे हम राज्य भी बोल सकते हैं, प्रदेश भी बोल सकते हैं, जिसका प्रमुख राजा, राजन या फिर जो है वो जनपति के नाम से जाना जाता था। तो कई यूनिट्स थी ऋग्वैदिक काल में, और सबसे छोटे यूनिट जो है वो कुल थी, और सबसे बड़ी यूनिट ऋग्वैदिक काल में जन थी। तो उसके अकॉर्डिंग जन आंसर हो जाएगा। एसएससी सीजीएल में 2023 में ये क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्णास मेनली डिड फार्मिंग एनिमल हस्बेंड्री एंड ट्रेड इन द लेटर वैदिक पीरियड? उत्तर वैदिक काल की बात कर रहा है, पास्ट वैदिक काल की बात कर रहा है। वैदिक काल 2 पार्ट में बटा हुआ है, ऋग्वेद और उत्तर वैदिक काल। 1500 से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व के बीच का टाइम पीरियड शुरुआती ऋग्वैदिक काल है, और 1000 से 600 बिफोर क्राइस्ट तक का जो टाइम पीरियड है वो लेटर वैदिक एज के नाम से जाना जाता है। इसको 2 पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया गया है? यानी वो पार्ट जिसकी जानकारी, वो वाला टाइम जिसकी जानकारी सिर्फ ऋग्वेद से मिलती है, उसको हम ऋग्वैदिक एज के नाम से जानते हैं, और जिस टाइम की जानकारी हमें अदर वैदिक लिटरेचर से मिलती है उसको लेटर वैदिक एज के नाम से जानते हैं। और इस टाइम में समाज, चाहे वो ऋग्वैदिक समाज है चाहे उत्तर वैदिक समाज है, वो टोटल 4 वर्णास में बटा हुआ था। और 4 वर्णास कौन थे? ब्राह्मण थे, इसके अलावा क्षत्रिय, वैश्य
और शूद्राज थे। इनका सबसे पहले उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। और ब्राह्मण जो थे वो टीचर और या फिर जो है पुरोहित जो है ब्राह्मण कहलाता था, और जो सैनिक होता था या राजा होता था या राज परिवार से संबंधित व्यक्ति होता था वो क्षत्रिय कहलाता था। जो किसी भी टाइप का ट्रेड करता था, एग्रीकल्चर करता था या एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड काम करता था, पशुपालन करता था, वो वैश्य कहलाता था। और शूद्र जो है जो तीनों वर्णों की सेवा करता था उसे शूद्र कहा जाता था। ऋग वैदिक समाज में ये चारों वर्ण जो है कर्म पर आधारित थे, यानी प्रोफेशन पर आधारित थे। जिसका जैसा प्रोफेशन उसका वैसा वर्ण माना जाता था, और इनका प्रोफेशन चेंज हो जाता था तो उसके साथ ही वर्ण भी चेंज हो जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आते आते ये वर्ण व्यवस्था बाय बर्थ हो गई, जन्म पर आधारित हो गई। यानी ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण, शूद्र का पुत्र शूद्र, क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय कहलाने लगा था। इस वजह से जब हम खेती पशुपालन की बात करते हैं तो वैश्य जो है वो इस प्रकार का काम करता था, तीसरा वर्ण जो है इस प्रकार का काम करता था। चारों वर्णों की जानकारी ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में हमें सबसे पहले मिलती है। एसएससी सीजीएल 2023 में ये क्वेश्चन आ चुका है। बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। द एंशिएंट नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज विपाशा। इनमें से किस नदी का प्राचीन नाम विपाशा है? तो विपाशा व्यास नदी को कहा जाता है, या व्यास नदी जिसे हम बोलते हैं उसका नाम, प्राचीन नाम विपाशा है। और व्यास नदी जो आजकल हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी से निकलती है रोहतांग दर्रे के पास में, और बाद में जो हिमाचल को क्रॉस करके चली जाती है वेस्ट की तरफ और मिल जाती है सिंधु नदी में। सिंधु की सहायक नदी है व्यास नदी, इसका प्राचीन नाम विपाशा है। सतलुज नदी को ऋग्वैदिक काल में शुतुद्री के नाम से पुकारा जाता था। चिनाब नदी को ऋग्वैदिक काल में अस्किनी के नाम से पुकारा जाता था, और रावी नदी को ऋग्वैदिक काल में पुरुषनी के नाम से जाना जाता था। तो 2023 MTS में ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। द वैदिक आर्यंस लिव्ड इन एन एरिया called Sapt Sindhu, which means the area drained by 7 rivers. Jhelum river is one of the 7 rivers. What was its ancient name? तो वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे, जिसका अर्थ 7 नदियों द्वारा अपवाहित होता था। 7 नदियों में से एक झेलम नदी है, जिसका प्राचीन नाम इनमें से क्या था? तो झेलम नदी को हम वितस्ता नदी के नाम से जानते हैं, और प्रसिद्ध जो युद्ध हुआ था वो वितस्ता का युद्ध इंडियन हिस्ट्री में फेमस है। झेलम नदी के तट पर सिकंदर और पोरू के बीच में जो युद्ध हुआ था, पोरस के बीच में युद्ध हुआ था, वो वितस्ता का युद्ध था, जिसको वितस्ता का युद्ध या झेलम का युद्ध, और या फिर जिसको हाइडेस्पिज युद्ध के नाम से जाना जाता है, बैटल ऑफ हाइडेस्पिज। और इसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच में जो युद्ध हुआ था मौर्यन एम्पायर के टाइम में, वो भी वितस्ता का युद्ध था, वो भी झेलम नदी के तट पर हुआ था। और ऋग्वैदिक समाज में सप्त सिंधु प्रदेश का उल्लेख मिलता है कि वैदिक आर्य सप्त सिंधु प्रदेश में रहते थे, जिन्हें हम बोलते हैं IJCRBSS। एक ट्रिक है, शॉर्ट फॉर्म है। आई से इंडस, जे से झेलम, सी से चिनाब, आर से रावी, बी से ब्यास, एस से सतलुज और एस से सरस्वती। तो इंडस रिवर और उसकी जो ट्रिब्यूटरी रिवर्स हैं, और इसके अलावा जो सरस्वती है, इस बीच के पीरियड को हम बोलते हैं सप्त सिंधु प्रदेश। और इस बीच ऋग्वैदिक आर्य समाज आर्य लोग जो है रहते थे। और इसमें जो झेलम नदी है वो वितस्ता नदी के नाम से जानी जाती है। व्यास नदी को विपाशा कहा जाता है, अस्कनी चिनाब को कहा जाता है, और पुरुषनी रावी नदी को कहा जाता है। चलिए, एसएससी सीजीएल में 2023 में क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज मेंशन्ड एज वितस्ता इन वैदिक लिटरेचर? सेम क्वेश्चन है, थोड़ा अलग तरीके से वहां पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 51 में। यहाँ पर आपने देखा थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया था, और यहाँ पर थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ लिया गया है। तो वितस्ता ही पूछा है, तो आप क्या करोगे? तो वितस्ता झेलम नदी को कहा जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। एसएससी स्टेनोग्राफर में 2021 में ये क्वेश्चन आ चुका है। बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास इज रिलेटेड टू म्यूजिक? इनमें से कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? तो सामवेद, साम जो वर्ड है इसका मीनिंग ही गान होता है। तो
सामवेद भारतीय संगीत की सबसे पुरानी जानकारी, शास्त्रीय संगीत की जानकारी, क्लासिकल म्यूजिक की जानकारी सबसे प्राचीन हमें सामवेद में मिलती है। और ये क्वेश्चन 2021 में आ चुका है। चारों वेदों में से सामवेद जो है म्यूजिक की जानकारी देता है। इसके मंत्रों को बोला नहीं जाता था, यज्ञ में गाया जाता था, क्योंकि ये पद्य में, पोइम्स में लिखा गया है। और इस वजह से भारतीय संगीत की सबसे पुरानी जानकारी हमें सामवेद में मिलती है। 2021 में क्वेश्चन आ चुका है। बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास इज द ओल्डेस्ट? इनमें से सबसे पुराना वेद कौन सा है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एसएससी एमटीएस में 2021 में आ चुका है। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है, जिसका रचना काल 1500 बिफोर क्राइस्ट से 1000 बिफोर क्राइस्ट के बीच में मिलता है। बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। तो पुरुष सूक्त इज ए मंत्रा कलेक्शन सूक्त ऑफ विच वेदास? पुरुष सूक्त किस वेद का एक मंत्र संग्रह है? क्योंकि मंत्रों के कलेक्शन को सूक्त के नाम से पुकारा जाता था। तो ऋग्वेद में हमें 1028 सूक्ताज मिलते हैं, 10 मंडल मिलते हैं जिसे हम चैप्टर बोल सकते हैं, और 10,580 हमें ऋचाएं यानी मंत्र मिलते हैं ऋग्वेद में। और पुरुष सूक्त की बात करें तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक पुरुष सूक्त नाम का हमें एक सूक्त मिलता है। और पुरुष सूक्त किस लिए फेमस है? तो पुरुष सूक्त फेमस है, चारों वर्णों की सबसे पहली जानकारी किसी बुक में मिलती है तो वो मिलती है हमें कहां पर? ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में। 10th मंडल में हमें पुरुष सूक्त मिलता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछ लिया जाता है कि ऋग्वेद के किस मंडल में हमें पुरुष सूक्त मिलता है, ऋग्वेद के किस मंडल में हमें चारों वर्णों की जानकारी सबसे पहले मिलती है? तो हम बोल सकते हैं पुरुष सूक्त में मिलती है। 2021 में CHSL में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 आपके सामने है। अकॉर्डिंग टू द चतुराश्रम सिस्टम of the Vedic period, which of the following post has been provisioned for the family period? तो वैदिक कालीन चतुराश्रम व्यवस्था के अनुसार पारिवारिक अवधि के लिए इनमें से किस पद का प्रावधान किया गया है? यानी फैमिली जो प्रोविजन है, पीरियड जो है वो किस आश्रम से रिलेटेड है? तो 4 आश्रम, जिसमें सबसे पहला ब्रह्मचर्य है, दूसरा गृहस्थ है, तीसरा वानप्रस्थ है, चौथा संन्यास है। ये सीक्वेंस है इनका। यानी 25 साल की एज तक व्यक्ति जो है ब्रह्मचर्य आश्रम में रहे, शिक्षा वगैरह ग्रहण करे, उसके बाद में वो गृहस्थ आश्रम में चला जाए, परिवार को चलाए, उसके बाद में वानप्रस्थ ले ले यानी परिवार से थोड़ा सा दूर हो जाए, और उसके बाद में एकदम ही पूरे परिवार समाज से दूर हो जाए यानी संन्यास ले ले। तो टोटल 100 वर्षों को जो है 25-25 की एज में बांटा गया है। और परिवार की जहाँ पर बात आती है वो गृहस्थ आश्रम से संबंधित है। चारों आश्रम जो है इनका सबसे पहला उल्लेख हमें किसमें मिलता है? तो जाबालो उपनिषद है, जिसमें चारों वर्णों की सबसे पहले जानकारी मिलती है। और इसके अलावा संन्यास आश्रम को छोड़कर ऊपर के तीनों आश्रमों की सबसे पहले जानकारी में मिलती है छांदोग्य उपनिषद में। तो उपनिषदों की संख्या 108 है, जिनमें से 12 प्रमाणिक उपनिषद माने जाते हैं। शुरुआती 3 आश्रमों की जानकारी हमें छांदोग्य उपनिषद मिलती है, चारों आश्रमों की जानकारी हमें मिलती है जाबालो उपनिषद में। तो गृहस्थ जो है वो परिवार से संबंधित है, शिक्षा ब्रह्मचर्य से संबंधित है, समाज के लिए कार्य करने की शुरुआत वानप्रस्थ से हो जाती है, और एकदम प्रभु भक्ति में लीन हो जाना, संसार को त्याग देना संन्यास आश्रम से संबंधित है। 2021 में ये क्वेश्चन आ चुका है। बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। वेदसागा कपिल वॉज रिलेटेड टू विच इंडियन फिलॉसफी? तो वेद ऋषि कपिल किस भारतीय दर्शन से संबंधित थे? तो ईसा मसीह से पहली शताब्दी पूर्व हमें दर्शनों की जानकारी मिलती है, जिनमें से 6 दर्शन जो है आस्तिक थे और 3 दर्शक नास्तिक थे। 6 दर्शन जो है उनमें से कपिल मुनि सांख्य ऋषि से संबंधित है। यानी सांख्य ऋषि, सांख्य दर्शन की जब भी बात आएगी तो उसके प्रतिपादक जो है कपिल ऋषि थे, और जब न्याय दर्शन की बात आएगी तो उसके प्रतिपादक गौतम ऋषि थे, और जब बात आएगी वैशेषिक ऋषि की, वैशेषिक दर्शन की तो वो कनाद ऋषि से संबंधित है। और जब बात आएगी पूर्व
मीमांसा की और उत्तर मीमांसा की। तो जैमिनीय ऋषि और बादरायन ऋषि उत्तर मीमांसा से संबंधित है। और लास्ट जो है बीच में छूट गया था वो योग दर्शन है, जो पतंजलि ऋषि से संबंधित है। तो ये षड दर्शन जिसे हम बोलते हैं, 6 दर्शन, उनमें से सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कपिल मुनि है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। इनटू विच डिविजन्स इज ऋग्वेदा डिवाइडेड? ऋग्वेद किन किन मंडलों में विभाजित है? तो ऋग्वेद के मंडल जो है टोटल 10 मंडल हैं। 10 चैप्टर है ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में, आपका सामवेद में, और सभी के सभी में जो है मंडलों में विभाजित है। ये सभी के सभी ऋग्वेद में 10 मंडलों में मिलते हैं। जैसे हम रामायण के चैप्टर्स को कांड के नाम से जानते हैं, सुंदर कांड, किष्किंधा कांड के नाम से। महाभारत के चैप्टर को पर्व के नाम से जानते हैं हम, 18 पर्व हैं उसमें। या अथर्ववेद जो चाणक्य ने लिखा था वो अधिकरण में है, उसके चैप्टर बटे हुए 15 अधिकरण है। जैसे इंडियन हिस्ट्री को हम इंडियन पॉलिटी को हम बोलते हैं कि उसमें हमें 22 भाग मिलते हैं, चैप्टर मिलते हैं। तो वैसे ही ऋग्वेद में 10 चैप्टर हैं, 10 मंडल हैं। क्वेश्चन जीडी में आ चुका है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है एग्जाम के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग उपवेदा बिलोंग्स टू ऋग्वेदा? तो 4 वेद हैं, चारों वेदों के अपने अपने उपवेद हैं। तो इनमें से कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है? ऋग्वेद के उपवेद को हम आयुर्वेद के नाम से जानते हैं। धनुर्वेद जो है वो यजुर्वेद से संबंधित है, सामवेद से गंधर्ववेद है, और अथर्ववेद से संबंधित शिल्पवेद है। तो ये चारों वेदों के अपने अपने उपवेद हैं। लेकिन जब ऋग्वेद की बात आती है तो ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। जीडी में 2021 में क्वेश्चन आ चुका है। बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। द ऋग्वेदा कंटेन्स ए hymn in the form of a dialogue between the sage Vishwamitra and 2 rivers worshipped as goddess. Which rivers are these? तो ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली 2 नदियों के बीच संवाद के रूप में एक हमें भजन मिलता है। ये कौन सी नदियों से संबंधित है? ये क्वेश्चन सीजीएल में आ चुका है 2021 में। तो ऋग्वेद में जो ऋषि है विश्वामित्र, उनका संवाद, उनका कम्युनिकेशन देवी के रूप में पूजे जाने वाली 2 नदियों के बीच में माना गया। कौन सी नदियां हैं? तो वो नदियां हैं व्यास और सतलुज के साथ में ये संवाद है। क्योंकि गंगा, ब्रह्मपुत्र, अलकनंदा, भागीरथी, इनका उल्लेख नहीं के बराबर है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में सप्त सिंधु प्रदेश की जानकारी मिलती है, यानी सिंधु, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, सरस्वती का उल्लेख मिलता है हमें। तो व्यास और सतलुज, इन 2 नदियों को देवी के रूप में संवाद किया गया है विश्वामित्र के साथ। ये हमें जानकारी ऋग्वेद में मिलती है। बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। तो अथर्ववेद इज कलेक्शन ऑफ सेक्शंस, डैश सेक्शंस। तो अथर्ववेद जो है 20 मंडलों में, 20 खंडों में विभाजित है। अथर्ववेद में 731 सूक्त हैं और 6000 अथर्ववेद में ऋचाएं हैं, मंत्र हैं। जबकि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं और 10,580 उसमें ऋचाएं यानी मंत्र है। अथर्ववेद में 20 खंड यानी 20 मंडल है। एसएससी सीजीएल में 2022 में ये क्वेश्चन आ चुका है। बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स वाज नॉन एज ए पुरुषनी इन द वैदिक पीरियड? तो हम ऑलरेडी पीछे कर चुके हैं प्राचीन नाम, रिवर्स के एंशियंट नेम कौन कौन से थे। तो चिनाब नदी अस्कनी को कहा जाता है, शुतुद्री सतलुज को कहा जाता है, विपाशा व्यास नदी को कहा जाता है। और क्वेश्चन है पुरुषनी, तो पुरुषनी रावी नदी को कहा जाता है। जो हम ऑलरेडी लास्ट में डिस्कस कर चुके हैं, दाश राज्ञ युद्ध, तो 10 राजाओं का युद्ध, वो किस नदी के तट पर हुआ था? तो पुरुषनी यानी रावी नदी के तट पर हुआ था। भरत जन के सुदास और 10 राजाओं के बीच युद्ध हुआ था, कहाँ पर? रावी नदी यानी पुरुषनी नदी के तट पर। सीजीएल में क्वेश्चन आ चुका है 2020 में। क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ बढ़ेंगे। व्हाट इज द ऋग्वैदिक नेम ऑफ रावी रिवर? सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है CHSL में 2020 में। तो पुरुषनी नदी को रावी नदी के नाम से पुकारा जाता है। तो आप देख चुके हो सिर्फ नदियों से रिलेटेड अब तक जो है 5-6 क्वेश्चन आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 64 नेक्स्ट आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स इज एसोसिएटेड विद द तिब्बत होम थ्योरी विद द आर्यंस? तो आर्यों के भारत में आगमन से संबंधित बहुत सी थ्योरीज हैं। तो इनमें से किसने भारत
के लोगों के लिए कहा है, यानी आर्य लोगों के लिए कहा गया है कि आर्य लोग तिब्बत से आए थे। तो दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज के संस्थापक हैं, उन्होंने अपने बुक में लिखा है कि आर्य लोगों का मूल निवास स्थान तिब्बत था और तिब्बत से भारत में आए थे। जबकि बाल गंगाधर तिलक ने आर्कटिक होम एंड वेदास के नाम से बुक लिखी है, जिसके अकॉर्डिंग उनका मानना था कि आर्कटिक रीजन से, उत्तरी ध्रुव से आर्य लोग आए थे। मैक्स मूलर की थ्योरी सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। मैक्स मूलर का मानना था कि आर्य लोग जर्मनी से आए थे, जबकि गाइल्ड और मैकडोनल्ड जो उनका मानना था कि दक्षिण पूर्वी यूरोप से आर्य लोग आए थे। तो अलग अलग विद्वानों की अपनी अपनी थ्योरी है, लेकिन दयानंद सरस्वती का मानना था कि आर्य लोग तिब्बत से आए थे। तो ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में 2020 में आ चुका है। इससे आगे आ जाते हैं, हाउ मनी वेदांग्स आर देयर इन टोटल। तो 4 वेदांग हैं, 4 वेद हैं, चारों वेदों के अपने अपने 4 वेदांग हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जिसमें आपने देखा है आयुर्वेद है, धनुर्वेद है, गंधर्व वेद है और शिल्प वेद है, 4 उपवेद हैं। सॉरी, मैं उपवेद बता रहा था आपको, ठीक कर लीजिए इसको। वेदांग है क्वेश्चन में, तो वेदांग टोटल 6 है। कौन कौन से 6 है? शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, ज्योतिष है, छंद है और निरुक्त है। टोटल 6 वेदांग हैं। यानी वेदों के मंत्रों को सही तरीके से समझना, वेदों के मंत्रों का सही तरीके से उच्चारण करना, वेदों के मंत्रों का सही अर्थ निकालना, व्याकरण के दृष्टि से उनमें शुद्ध अशुद्धता देखना और वेदों के मंत्रों को सही तरीके से गाना और किस समय वैदिक मंत्रों का उच्चारण करना, उन सारों से संबंधित जो है 6 वेदांग हैं। और ये क्वेश्चन जो है 2 बार रिपीट हो चुका है, एसएससी CHSL 2020 में और एसएससी जेई मैकेनिकल 2019 में। ये 2 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। आगे है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेदांग्स विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डिनोट्स रिचुअल। तो वेदांगों के संदर्भ में इनमें से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? अनुष्ठान को दर्शाता है। तो वेदांगों के संबंध में अनुष्ठान हाथ यानी हैंड से संबंधित है, जिससे अनुष्ठान किया जाता है। अनुष्ठान जो है कल्प से संबंधित है, क्योंकि ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र, श्रोत्र सूत्र, कल्प आगे पार्ट्स में बटा हुआ है, जिनमें कैसे यज्ञ किया जाए, कैसे अनुष्ठान किया जाए, उसकी जानकारी पूरी की पूरी हमें जो है कल्प में मिलती है। इसलिए जब भी रिचुअल की बात आती है तो वो कल्प से संबंधित है। एसएससी सीजीएल में 2020 में क्वेश्चन आ चुका है। बढ़ेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। एट वन टाइम इन द वैदिक सिविलाइजेशन द किंग वॉज कॉल्ड गोपति विच मीन्ड। तो एक समय पर वैदिक सभ्यता में राजा को गोपति कहते थे। इसका अर्थ क्या था? राजा के लिए गोपति शब्द का यूज हुआ है। क्यों? यानी गाय का रक्षक करने वाला गोपति कहलाता था, इसलिए उसे कहा गया है मवेशियों का स्वामी, ऑनर ऑफ कैटल कहा जाता है। ऋग वैदिक समाज में संपत्ति का साधन समाज में गाय मानी जाती थी, यानी जिसके पास में गायें ज़्यादा होती थी वो ज़्यादा धनी व्यक्ति माना जाता था। इसलिए किसी धनी व्यक्ति को ऋग्वेद में गोमत के नाम से पुकारा गया है और राजा का काम गाय की रक्षा करना था, इस वजह से उसका नाम गोपति कहलाता है। और अघन्य शब्द यूज हुआ है ऋग्वेद में गाय के लिए, यानी जिसका वध नहीं किया जा सकता। किसी भी समाज में संपत्ति के लिए ज़्यादातर युद्ध होते थे, यानी जब समाज में भूमि संपत्ति का साधन बन गई, लैंड एसेट का साधन बन गई, तो उस भूमि के लिए युद्ध हुए हैं। लेकिन ऋग्वैदिक काल में संपत्ति का साधन गाय होती थी, इस वजह से अधिकतर युद्ध जो है गाय को होते थे और गौ का रक्षक जो है वो राजा कहलाता था, इस वजह से ऑनर ऑफ कैटल वो कहलाता था गोपति यानी राजा। सीजीएल 2020 में क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 68 है, वैदिक सिविलाइजेशन डेवलप ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर इन इंडिया। तो वैदिक सिविलाइजेशन भारत में किस नदी के तट पर विकसित हुई थी? तो वैसे तो बहुत सी नदियां थी इसमें, यानी हमने किया है IJCRBSS, यानी इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, सरस्वती से संबंधित ऋग्वैदिक संस्कृति थी। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा सरस्वती। ऋग्वैदिक काल में सरस्वती सबसे पवित्र नदी थी। सरस्वती के लिए ऋग्वैदिक काल में एक शब्द का उल्लेख हुआ है जिसका मतलब है नदी तमा, यानी नदियों की माता, सबसे प्रमुख नदी।
ऋग्वैदिक काल की सबसे प्रमुख नदी सिंधु नदी थी, लेकिन ऋग्वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी। इसको नदियों की माता कहा गया है, इसको शिक्षा की माता कहा गया है, इसको संगीत की माता कहा गया है। तो कई नामों से सरस्वती को पुकारा गया है। और आजकल ये नदी जो है भूमिगत हो चुकी है, अंडरग्राउंड हो चुकी है, लेकिन उस दौरान ऋग्वैदिक समाज की सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी सरस्वती नदी। इंडस और सरस्वती नदी के बीच का जो हिस्सा था वहां पर ऋग्वैदिक समाज निवास करता था, इसलिए इसको हम बोलते हैं सप्त सिंधु प्रदेश ऋग्वैदिक काल से संबंधित है। तो सरस्वती नदी यहाँ पर आंसर होगा। गोदावरी, ताप्ती, नर्मदा का उल्लेख ऋग्वेद में हमें नहीं मिलता। एसएससी सीजीएल 2029 और 20 में ये 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ये वाला टॉपिक खत्म होता है PYQ से रिलेटेड। जुड़े रहिए DLH के साथ में, इसी टाइप से आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। थैंक यू।